आज 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 1 पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र और उसका परिचय। कक्षा हम लोग वर्ग 12 के लिए पढ़ रहे हैं, शायद सबको पता होगा। विषय अर्थशास्त्र है, इसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, इकोनॉमिक्स में कुल 100 अंक का प्रश्न किया जाता है आपसे। इस 100 अंक के प्रश्न में 50 अंक का प्रश्न बहुवैकल्पिक होगा। 50 अंक का जो प्रश्न होगा वह बहुवैकल्पिक होगा, मतलब एक प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, 3 गलत होगा, 1 सही होगा, या 1 गलत होगा तो 3 सही होगा। उसके बाद 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा और पुनः 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग इकोनॉमिक्स विषय प्रारंभ किए हैं, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय। टॉपिक का नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय। हम जानेंगे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, लेकिन सूक्ष्म अर्थशास्त्र को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहला विषय आपके मन में होगा कि सर हमने इकोनॉमिक्स लिया, अर्थशास्त्र विषय लिया, तो हमें ये बताइए कि अर्थशास्त्र है क्या। तो एक लाइन में उत्तर होगा कि अर्थशास्त्र एक विषय है, अर्थशास्त्र एक विषय है, एक सब्जेक्ट है जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में या मानव क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करने वाला जो विषय है, जो बताने वाला विषय है, वही विषय क्या है? मैंने एक शब्द कहा क्रिया, मैंने यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, वह क्या है? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। मतलब मानव की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। तो क्रिया एक शब्द आया, क्रिया क्या है? तो मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए या मानव अपने आजीविका के लिए कुछ न कुछ करता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। मानव अपने आजीविका के लिए कोई ना कोई काम करता है। जैसे मैं शिक्षक हूं, मैं अपने आजीविका के लिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। किसान अपने खेत में हल चलाता है, डॉक्टर अपने केबिन में बैठकर लोगों का उपचार करता है, समाहर्ता अपने ऑफिस में बैठकर जिला की समस्या का समाधान करता है। सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई काम करता है। ये जो उसी को कहते हैं क्रिया, उसी को क्या कहते हैं? मतलब काम। और आपको बता दें, क्रिया 2 प्रकार की होती है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? एक होती है आर्थिक क्रिया। एक क्या होती है? आर्थिक क्रिया। दूसरा है गैर आर्थिक क्रिया। मन में होगा आर्थिक क्रिया क्या है? एक शब्द में अगर मैं कहूं, अर्थ उपार्जित करने वाली क्रिया को, अर्थ मतलब धन। हमने कहा कि अर्थ मतलब क्या होता है? धन। अर्थ को उपार्जित करने वाली, धन को अर्जित करने वाली जो क्रिया है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया के नाम से। मतलब वे मानव क्रियाएं जिनसे धन का सृजन होता है, आय का सृजन होता है, धन का उपार्जन होता है, उस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया या आर्थिक क्रियाएं के नाम से। जैसे एक शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, एक नर्स के द्वारा अपने मरीज की सेवा करना, एक ठेला चालक के द्वारा अपने सवारी को या यात्री को बैठाकर उसके गंतव्य स्थान तक क्या कर देना? पहुंचा देना। आर्थिक क्रिया के क्या है? उदाहरण। गैर आर्थिक क्रिया क्या है? गैर आर्थिक क्रिया, तो गैर आर्थिक क्रिया वह क्रिया है, गैर आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिससे आय का उपार्जन, वह क्रिया जिससे आय का उपार्जन, धन का उपार्जन नहीं होता है। तो धन का उपार्जन नहीं करने वाली क्रिया को
आय का उपार्जन नहीं करने वाली क्रिया को, या जिस क्रिया को करने से हमें आय की प्राप्ति नहीं होती है, उस क्रिया को हम गैर आर्थिक क्रिया के नाम से। मन में एक प्रश्न होगा, तो एक गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण बता दीजिए। तो गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण है एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना या स्वयं अपना काम करना। अगर गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण होगा तो यहां क्या होगा? स्वयं का काम करना, पिता द्वारा पुत्र को, माता के द्वारा अपने बच्चे की परवरिश करना, पालन पोषण करना। ये गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इन क्रियाओं से कोई इनकम, कोई आय की प्राप्ति नहीं होती। अब प्रश्न है, तो क्रिया के प्रकार कितने हैं? हम इस गैर आर्थिक क्रिया का कोई वर्गीकरण नहीं करेंगे, लेकिन जो आर्थिक क्रिया है, इन आर्थिक क्रियाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। ये जो आर्थिक क्रिया है, इस आर्थिक क्रिया के कितने वर्ग हैं? 4 वर्ग हैं। आर्थिक क्रिया के कितने वर्ग हैं? 4 वर्ग हैं। पहला कौन है? उपभोग। दूसरा है उत्पादन। तीसरा है विनिमय। चौथा है निवेश। मैंने कहा आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिस क्रिया से आय की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। हम जब कोई काम करें, हमें धन मिले, रुपया पैसा मिले, क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहेंगे। और आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिससे आय का सृजन होता है, धन की प्राप्ति होती है। तो आर्थिक क्रिया के कितने वर्ग हैं? 4 हैं। उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश। तो मन में एक प्रश्न होगा, सर उपभोग क्या है, या उपभोग कहते किसे हैं? हम, मतलब मैं या आप सब, गलत किसे? मैं या आप सब अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। गलत या सही? मैं या आप या संसार के सभी लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। भूख लगती है तो रोटी खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, क्या ज्ञान अर्जन करना है तो पुस्तक को पढ़ते हैं, लिखना है तो पेन का प्रयोग करते हैं। तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, और उपभोग करके उसकी उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं। रोटी खाते हैं तो रोटी की उपयोगिता को हमने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो क्या कहलाएगा? लेकिन याद रखिएगा, सभी आर्थिक क्रियाएं आय सृजन नहीं करती हैं। याद रखना हमेशा, आर्थिक क्रिया वो है जो आय अर्जित करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी आर्थिक क्रिया है जो आय का सृजन। अब कहोगे सर बता दीजिए कहना होगा कि आर्थिक क्रिया है लेकिन धन नहीं देता है। उपभोग आर्थिक क्रिया है लेकिन धन की प्राप्ति नहीं होती है। हम रोटी खा लिए, हमें क्या पैसा मिला? कुछ नहीं मिला। हम चावल खा लिए, क्या पैसा मिला? नहीं मिला। तो उपभोग क्या है कि हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करके उस वस्तु की उपयोगिता को क्या कर देते हैं? क्या कहलाएगा? लेकिन उपभोग ऐसी क्रिया है जिससे आय का या धन का सृजन नहीं होता है। आगे बढ़े, क्लियर? दूसरा है उत्पादन। दूसरा क्या है? उत्पादन। उत्पादन मतलब बनाना। साधारण शब्द में उत्पादन का मतलब क्या होगा? बनाना। तो जब मानव यंत्र की सहायता से, तकनीक की सहायता से किसी वस्तु की कीमत को बढ़ा देता है, गलत की सही? जब इंसान तकनीक की सहायता से, यंत्र की सहायता से किसी वस्तु की कीमत को क्या कर दे? बढ़ा दे। तो वस्तु की कीमत को बढ़ाने वाली जो क्रिया है, वस्तु के कीमत को बढ़ाने वाली जो क्रिया है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? अब मन में प्रश्न होगा कि सर हम वस्तु की कीमत को कैसे बढ़ाएंगे? छोटा सा उदाहरण है कि हमारे पास 1 क्विंटल गेहूं है और 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य 1600 रुपया है। कितना है? 1 क्विंटल गेहूं का कीमत 1600 रुपया है। अगर उस गेहूं को हम पिसवा के आटा बना दे तो हमको बड़ी आसानी से 2200 रुपया दे देगा। मतलब हमने गेहूं को पिसवा के क्या बना दिया? आटा।
आटा की कीमत कितना हो गया? सीधे 1 कुंटल पर 600 रुपया बढ़ गया। अगर उस आटा का हम ब्रेड या बिस्कुट बना दे तो उम्मीद है कि कम से कम 10,000 से कम आमदनी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा ही आटा या मैदा में बहुत सारा ब्रेड या बिस्किट का निर्माण तो उत्पादन क्या है? उत्पादन का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। बनाना या तो उत्पादन वह क्रिया है जिसमें या जिसके द्वारा किसी वस्तु के कीमत को, किसी वस्तु के उपयोगिता को बढ़ा दिया जाता है। तो किसी वस्तु के कीमत को बढ़ाने वाली क्रिया को, किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करने वाली क्रिया। लेकिन याद रखना, उपभोग वह क्रिया है जिससे आय का सृजन, लेकिन उत्पादन वह क्रिया है जिससे आय का सृजन। उदाहरण में दिया हूं, गेहूं का कीमत 1600, आटा बनवा दिए तो 2200, अब ब्रेड बना दे 10,000, मोटा मोटी मान के चलो। अब क्या है? विनिमय क्या है? विनिमय मतलब अदला बदली। विनिमय मतलब कोई दिक्कत? विनिमय मतलब क्या होता है? अदला बदली। मुद्रा के आविष्कार से पहले भी विनिमय होता था और मुद्रा के आविष्कार के बाद भी विनिमय हो रहा है। मुद्रा के आविष्कार के पहले भी विनिमय होता था, मुद्रा के आविष्कार के बाद भी विनिमय हो रहा है। मुद्रा का आविष्कार नहीं था, आप लोग मेरे यहाँ पढ़ने आते तो आपके पिताजी हमारे उपभोग की वस्तु देते, मेरे लिए वस्त्र भेजवा देते, मेरे लिए चावल भेजवा देते, दूध भेजवा देते, दही भेजवा देते। घर नहीं है, घर बनवा देते अपने अपने संसाधन से। कोई बांस देता, कोई घास देता। पहले किस में? पहले घास का ही घर हुआ करता था। विरोध नहीं करना है बात को। आज भी अगर वस्तु विनिमय प्रणाली होती तो कोई सीमेंट देता, तो कोई ईंट देता, तो कोई कंक्रीट देता, घर बन जाता और उसके बदले मैं तुमको ज्ञान देता। लेकिन मुद्रा का आविष्कार हो गया है। मुद्रा का आविष्कार हो गया है, मैं आपको ज्ञान देता हूं और आप ज्ञान के बदले में अदला बदली कर रहे हैं, हमें आप दक्षिणा के रूप में धन देते हो। तो अदला बदली, पैसा से वस्तु दे या वस्तु लेकर पैसा दे, तो किसी वस्तु का विनिमय मतलब अदला बदली करने की क्रिया को हम, और विनिमय भी आर्थिक क्रिया है, क्योंकि विनिमय से भी आय की प्राप्ति होती है। जैसे ये जो हमारी पुस्तक है, इकोनॉमिक्स की पुस्तक पढ़ा रहा हूं, लगभग 400 रुपए की है। तो जो भी हो, मान लो इसका 400 कीमत है, उदाहरण मैं देखा नहीं, फ्री में मिलता है तो दाम क्या देखना है। प्रश्न है कि इसकी कीमत मान लो 400 रुपए है, तो कॉलेज बुक सेंटर, गणपति बुक सेंटर या जो भी सीतामढ़ी के बड़े बड़े बुक स्टॉल वाले हैं, उसके लिए इसका कीमत मात्र 400 रुपया है। लेकिन मेरे लिए 4 लाख के बराबर है, क्योंकि इस किताब से वो केवल 400 कमा सकता है, लेकिन मैं इस किताब से आप सबको पढ़ाकर 4 लाख कमा सकता हूँ। उदाहरण में दे रहा हूँ, भाई समझना होगा। मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा ब्रेन की सीमा को बढ़ाओ, न तो इकोनॉमिक्स को छोड़ दो। अदला बदली करके हम उसको कितना दिए? 400। उसके पास इसकी उपयोगिता 400 के बराबर है, लेकिन मेरे पास इसकी उपयोगिता, लेकिन इसके 2-4 प्रश्न को पढ़ के कोई बच्चा IAS बन जाता है, उसके लिए करोड़ अरबों की कीमत हो गई, क्योंकि इसी के ज्ञान से वह DM बन गया, समाहर्ता बन गया, मान सम्मान पैसा सब कमा लिया। तो विनिमय भी एक आर्थिक क्रिया है। इस आर्थिक क्रिया के द्वारा भी हम आय का सृजन करते हैं। अब क्या है? निवेश। अगला क्या है? निवेश। कारोबार में रुपया को लगाना, किसी काम में, किसी व्यापार में, किसी बिजनेस में धन को लगाना क्या कहलाता है? किसी कारोबार में धन को लगाना। और निवेश भी आर्थिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? और कहोगे सर निवेश करे तो आर्थिक क्रिया कैसे हुआ? तो निवेश करे तो आर्थिक क्रिया इसलिए हुआ कि जैसे मान लो आप सब किसान के संतान हो, ऐसा कोई नहीं होगा जगह दरवाजा पर खेत में 2-4 को शीशों का पेड़ ना होगा। तुम्हारे पास एक शीशों का पेड़, उसका कीमत 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन वह 50,000 वाला शीशम का पेड़ शहर का एक बिजनेसमैन लेकर आता है तो उसको चिरवा के बना देता है, तख्ती बनवा दिया उसको, और वहां से एक लोहार लेके चला गया, लोहार ने उसको दीवार पलंग बना दिया, सोफा सेट बना दिया, तो 50,000 का शीशम अब कम से कम 1.5 लाख 2 लाख में बिकाएगा।
मतलब निवेश किया हमने, उतना रंग रूप बदल दिया। या बैंक में रुपया लगते हैं तो निवेश होगा, हमने बैंक में रखा 50,000, हमने उसको छोड़ दिया 10 साल, तो बैंक वाला हमको देगा 1 लाख, क्योंकि उसका जो कुछ रुपया का पारिश्रमिक ब्याज कहलाता है। हमारा पैसा बैंक में रहा तो पैसा भी वहां मेहनत किया ना, किस रूप में, तो पैसा किसी बड़े बिजनेसमैन के हाथ में बैंक वाले ने दे दिया, इन्वेस्ट किया। तो अब किसी कारोबार में रुपया को लगाना, किसी कारोबार में क्या करना, रुपया को लगाना क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। तो उम्मीद है इन चारों चीज को आप समझ गए हो, तो आगे बढ़ो। किसी को दिक्कत है तो बोलो, एक बार दोहरा दे रहा हूं। अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला एक विषय है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र क्या है? तो आर्थिक क्रियाओं का या मानवीय क्रियाओं का, क्योंकि मानव की क्रिया आर्थिक क्रिया ही होती है, क्योंकि आज का इंसान आर्थिक इंसान है। आप अपना समय और श्रम वहीं लगाते हैं जहां से कुछ आने की संभावना हो। अगर ये पता चलता कि जाएंगे तो सर कुछ नहीं पढ़ाएंगे तो कोई नहीं आता पढ़ने, जाएंगे हैरान होकर चले आएंगे, कोई आता नहीं। ये सोचा है कि चलो हैरान होकर जाएंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगा, कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिलेगा। ये सोचकर आप मेरे पास आए, गलत कि सही? तो अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। क्रिया का मतलब होता है काम, क्रिया मतलब काम 2 प्रकार के होते हैं, आर्थिक क्रिया और जिस क्रिया को करने से धन की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया को करने से धन की प्राप्ति नहीं होती है उसे गैर आर्थिक क्रिया के नाम से। गैर आर्थिक क्रिया का कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन आर्थिक क्रिया को विद्वानों ने 4 वर्गों में बांटा है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय और उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश, ये 4 आर्थिक क्रिया हैं। लेकिन ये चारों में निवेश, विनिमय और उत्पादन ऐसी क्रिया है जिससे आय का सृजन होता है। इन तीनों क्रिया से आय सृजन होता है, आय का सृजन होता है। उपभोग से आय का सृजन, सृजन का मतलब निर्माण नहीं होता। उपभोग से आय का सृजन, उपभोग एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन उपभोग से आय का सृजन, यहां पर एक प्रश्न पुनः उठ जाएगा। हमने उदाहरण दिया, एक अपवाद है यहां पर। उपभोग आर्थिक क्रिया है, लेकिन आर्थिक क्रिया होते हुए धन का सृजन नहीं होता, क्यों? ये सिद्ध करके दिखाइए। उपभोग कैसी क्रिया है? आर्थिक क्रिया है, लेकिन उपभोग आर्थिक क्रिया है, लेकिन फिर भी इसे धन का सृजन, आय का सृजन नहीं होता है, क्यों? तो उपभोग से आर्थिक क्रिया होते हुए भी धन का सृजन नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता नष्ट कर हो जाती है। जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं उपयोगिता क्या होती है? नष्ट हो जाती है। उपभोग के द्वारा उपयोगिता नष्ट होती है तो धन क्या प्राप्त होगा? उपयोगिता तो समाप्त हो गई, उपयोगिता बची रहेगी तब ना पैसा आएगा, या तो उपयोगिता ही क्या हो गया, तो धन प्राप्त होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। आगे बढ़े, आगे टॉपिक करता है। आगे का जो मेरा प्रश्न है वह प्रश्न ये है, ये जो विनिमय है, विनिमय के भी 2 प्रकार विद्वानों ने चर्चा किया है। विनिमय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के विनिमय होते हैं। नाम क्या है? गलत। विनिमय के 2 वर्ग हैं। साधन के कीमत का निर्धारण, साधन के कीमत का निर्धारण, और दूसरा वस्तु के कीमत का निर्धारण। हमने कहा विनिमय एक आर्थिक क्रिया है। विनिमय कैसी क्रिया है? विनिमय के कितने प्रकार हैं? अब विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। तो विनिमय 2 प्रकार के होते हैं। एक विनिमय के द्वारा साधन के कीमत का निर्धारण होता है। अब कहोगे भाई साधन का मतलब क्या कहना चाहते आप? हमको पहले ही समझाइए। यहां मैंने क्या लिखा? साधन। तो साधन कहने का मतलब क्या है? तो किसी वस्तु के निर्माण करने में, किसी वस्तु को बनाने में सहयोगी उपक्रम को साधन कहते हैं।
किसी वस्तु को, जैसे ये क्या है, मार्कर है, क्या है, ये मार्कर है। इस मार्कर को बनाने में कुछ चीज हमको लगा होगा, तो जो चीज लगा, जो वस्तु लगी, जो पदार्थ लगा, उसे कहते हैं साधन, मतलब उत्पादन के साधन। यहां साधन कहने का मतलब क्या है, यहां साधन का मतलब हो गया उत्पादन के यहां साधन से मतलब मेरा क्या है, तो विनिमय के द्वारा साधन के कीमत का मतलब उत्पादन के जो साधन है उसके कीमत का निर्धारण होता है। तब मैंने प्रश्न होगा कि सर उत्पादन के साधन बता दीजिए यहीं पर। यहां हम लेते हैं उत्पादन के साधन। तो मन में पुनः एक प्रश्न आएगा कि सर उत्पादन के साधन किसे कहते हैं। प्रश्न होगा कि उत्पादन के साधन तो किसी वस्तु को निर्माण करने में, किसी वस्तु को बनाने में जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन्हीं वस्तु को क्या कहेंगे, उत्पादन के साधन कहेंगे। और आपको पढ़ाया गया होगा उत्पादन के 5 साधन हैं। उत्पादन के कितने साधन हैं, उत्पादन के 5 साधन हैं। नाम पता है, एकदम पता है, कौन नहीं सकते लेकिन जानते हो। पहला है भूमि, पहला क्या है, दूसरा क्या है पूंजी, तीसरा क्या है श्रम, चौथा क्या है संगठन, चौथा उद्यमिता। उद्यमिता कहो या साहस कहो, दोनों में कोई अंतर। उत्पादन के कितने साधन हैं, क्या नाम है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, उद्यमिता। हम उद्यमिता का एक और नाम देंगे साहस। पैसा है, बस खरीदने की औकात है, लेकिन यदि तुम्हें साहस नहीं है तुमसे बस नहीं खरीदेगा। गलत कि सही, मन में सोच लो, अरे कहीं बस खरीदे, सड़क पर चला, एक्सीडेंट हो गया, बस में आग लगा दिया, जो पूंजी हुआ गया। तो एक कंपनी है माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। जीत तब मिलेगी जब दिल से, हृदय से डर निकलेगा। बिना डर के आपको जीत नहीं मिलेगी। क्या बार बार बोलता हूं कि स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। जिंदा है, स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं। प्रकाश, प्रकाशित तो होना है तो जलना सीखना पड़ेगा। बिना जले दिया भी प्रकाश नहीं देता है, दीप भी प्रकाश नहीं देता। सूर्य इसलिए प्रकाश दे रहा है क्योंकि सूर्य जल रहा है। अब तुम्हें जलने की तमन्ना नहीं है, कहते तो मैं भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करूं, कदापि संभव नहीं है। वो केवल बच्चा के लिए है, अब के लिए नहीं। प्रकाशित होना है, समाज में, देश में, राष्ट्र में, गांव में, संबंधियों के बीच नाम रोशन करना है तो जलना पड़ेगा, बहुत चीज को त्याग देना पड़ेगा। ऐसे काम चलने वाला में से तो उत्पादन के साधन, इसको हम उत्पादन के एजेंट भी कहेंगे। तो उत्पादन के कितने साधन हैं, क्या नाम है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। उद्यमिता विश्व को कहते हैं, उद्यमिता साहस को ही कहते हैं। अब देख लो, पांचों में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। बच्चा जाते हैं, अरे सर जी तो पढ़ाया ही नहीं, सर जी सब बात थोड़ी ना घोर घोर के पिलाएगा। थोड़ा प्रारंभिक के बच्चे हो गए, आपका उम्र 19-20 साल होने जा रहा है, 18 साल पार करने जा रहा है, लेकिन ये सोचो कि सर ये कितना होगा, ये दिमाग लगाना है। देखो, उद्यमी, साहस कौन था, साहसी। असाहसी एक व्यक्ति होता है, साहसी क्या होगा, संगठन व्यक्तियों का होता है। श्रम भी कौन करता है, व्यक्ति करता है। पूंजी माने रुपया होता है, भूमि माने क्या होता है। तो उत्पादन के इन साधनों को पुनः 2 वर्गों में बांट सकते हैं। उत्पादन के इन सारे साधनों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, यहाँ और यहाँ। इसको हम कहेंगे निष्क्रिय साधन। क्या, निष्क्रिय साधन कह दे इसको। ऐसे क्या कहेंगे, सक्रिय साधन। उत्पादन के 5 साधन हैं। इन 5 साधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। क्या है, सक्रिय और क्या है, निष्क्रिय। ये क्या है, दूसरा कौन है, निष्क्रिय है। पूंजी निष्क्रिय है,
अलग बात है कहता कि मनी बिगेंस टू मनी, रुपया ही रुपया को कमाता है, तो रुपया को हम पेटी में बंद करके रख देते हैं। कहो बयान 1 करोड़ हो जाएगा, ये 1 करोड़ रखे तो 1 करोड़ 1 रुपया हो जाए। उसको निवेश करना होगा, और निवेश कौन करेगा? तुम करो या मैं करूं, क्योंकि तुम या मेरे ही रूप में कोई उद्यमी होगा या साहसी होगा। भूमि है उत्पादन के सबसे मूल साधन भूमि है। कारखाना लगाना हो, खेती करना हो, घर बनाना हो, रोड बनाना हो, रेल ट्रैक बनाना हो, नहर बनाना हो, सब कहां बनेगा? बनाएगा कौन? अपने आप बन जाएगा, मानव बनाएगा। तो भूमि भी उत्पादन के साधन है, लेकिन कैसे है? उत्पादन के कितने साधन? भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। इसमें भूमि और पूंजी उत्पादन के कैसा साधन है? और श्रम, संगठन और उद्यमिता या साहस उत्पादन के कैसा साधन है? सक्रिय साधन है। कैसा साधन है? सक्रिय साधन है। आगे चर्चा करें। अब देखो, जैसे मैं पढ़ाया तो आपसे मैं पारिश्रमिक ले रहा हूं, लूंगा, और आप दोगे भी। तो उत्पादन के 5 गो एजेंट है। कितने एजेंट है? 5 एजेंट है। उत्पादन के वह 5 एजेंट भी अपना मजदूरी लेता है। न लेगा तो काम ही ना करेगा। गलत कि सही? नहीं लेगा तो उत्पादन का यह एजेंट भी है, काम नहीं करेगा। कहोगे सर तो भूमि तो निष्क्रिय है, तो क्या हमको लेगा? तो भूमि का पारिश्रमिक लगान कहलाता है। भूमि का पारिश्रमिक, अब पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज कहलाता है। गलत कि सही? श्रम का मजदूरी, श्रम का मजदूरी क्या कहलाता है? मजदूरी। साहसी का तो साहसी को लाभ मिलता है। साहसी को क्या मिलता है? पूंजी लगाएगा तो लाभ तो मिलने करेगा। अब कहेगा कि मुकेश अंबानी 1 मिनट में 16,000 कमाते हैं। भाई कितना रिस्क लिया है, कितना बैंक से बहुत सारे प्रकार के कर्ज लिए हैं, कितने कम से कम कितना लाख लेबर अलग अलग रूप में वो उनके पीछे कर रहा है। गलत कि सही? तो साहसी को क्या मिलता है? और संगठन को भी लाभ ही मिलता है। श्रम की कीमत मजदूरी, पूंजी की कीमत भूमि की कीमत। तो विनिमय के द्वारा साधन की कीमत का निर्धारण होता है। और एक बात याद रखिएगा, कहोगे कि सर साधन की कीमत का निर्धारण आप केना कर लीजिएगा? तो साधन की कीमत का निर्धारण हम उपयोगिता के द्वारा करते हैं। साधन की कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं? उपयोगिता के द्वारा। अब फिर एक प्रश्न आएगा मन में कि सर उपयोगिता कह दी, इसका मतलब क्या होता है? उपयोगिता का मायने क्या है? उपयोगिता का मतलब क्या है? तो किसी वस्तु का वह गुण या किसी वस्तु का वह गुण जिससे हम अपने आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं, पूरा करते, क्या कहलाता है? किसी वस्तु में मानव की आवश्यकता को पूरा करने वाला जो गुण है, उसी गुण को क्या कहते हैं? तो वस्तु की जैसी उपयोगिता होगी उसकी कीमत वैसे ही मिलेगी। जैसे मेरे पास 2 मार्कर है, मेरे पास, और माइक में लगाने वाला बैटरी भी 2 है। एक एवी रेडी का है और एक चाइनीज है, HIW, HI बीच में लिखा हुआ है। जो भी है लेकिन लिखा हुआ मैं वो कर रहा हूं, बाकी विशेष ज्ञान मेरे पास। ये खरीदते हैं तो 15 रुपया मिलता है, ये खरीदते हैं तो 30 रुपया मिलता है। ये चलता है 1 से 2 दिन, ये चलता है 5 दिन। उपयोगिता ज्यादा है, कीमत उपयोगिता कम, कीमत। समोसा इतना बड़ा होता है, कीमत 6 रुपया। रसगुल्ला इतना छोटा होता है, कीमत 12 रुपया। तो भाई इतना बड़ा सही, उपयोगिता ज्यादा मिलती है। ये हमने कहा 6 रुपीज, ये हमने कहा 25 रुपीज। तो हम इस मार्कर का 25 रुपया क्यों दिए? क्योंकि 25 रुपया के बराबर क्या मिल रही है? इसका हमने कीमत 6 रुपीज क्यों दिया? क्योंकि इसमें 6 रुपीज के बराबर उपयोगिता। तो साधन की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? कोनो बच्चा प्रश्न करेगा ना कि सर इतना बड़ा समोसा 6 रुपया, इतना छोटा रसगुल्ला 14 रुपया, 12 रुपया। तो भाई छोटा है, उपयोगिता ज्यादा है, बड़ा है, उपयोगिता कम है। ये आप पर नियम लागू नहीं होता, हम लोगों जैसे वरिष्ठ लोगों पर लागू होता है।
आप लोगों का जो मशीन है ना, भगवान के द्वारा बनाया गया इंजन बहुत टाइट है। जैसे 40 पार करोगे, हाँ कमजोर होगा, पाचन तंत्र कमजोर होगा, न ऊर्जा ढीला डाली होगा, तो लगेगा न रसगुल्ले में ठीक है, समोसा ठीक है नहीं। उम्मीद है हमारे सारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। वस्तु की कीमत का निर्धारण, और यह आगे चैप्टर में पढ़ना है। और वस्तु की कीमत का निर्धारण कहाँ होता है? बाजार में होता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण कहाँ होता है? 3 को चैप्टर मार्केट पढ़ना है। लेकिन यहाँ एक शब्द जब आया तो जानना तो पड़ेगा, मार्केट कहते किसे हैं? तो मार्केट या बाजार उस स्थान को कहते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता मोल जोल के द्वारा किसी वस्तु के कीमत का निर्धारण करते हैं। वह स्थान जहां क्रेता और विक्रेता आपसी मोल जोल के द्वारा किसी वस्तु के कीमत का क्या करते हैं? क्या कहलाता है? परिभाषा गलत की सही है? सामान्य सी बात है। अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ो। कहा जा रहे हो तो बाजार, वहाँ क्या है? तो सामान बिकाता है। कौन बेचता है? तो बेचने वाला को विक्रेता कहते हैं, खरीदने वाला को कैसे परवल 50-40 रुपए देवा। मोल जोल तो करते हैं भाई। तो बाजार उस स्थान को कहते हैं जहां क्रेता और विक्रेता आपसी मोल जोल के द्वारा किसी वस्तु की कीमत का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। और आपको बता दें कि बाजार के तो ऐसे कई रूप हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार और एकाधिकार का बाजार, और भी है अपूर्ण प्रतियोगिता भी है। तो बाजार की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, विभिन्न दशाओं के बारे में चर्चा आगे करना है। तो उम्मीद है कि इन सारे चीजों को हमारे सारे बच्चे जान गए होंगे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमने नहीं बताया, क्योंकि आशा रहता है आप लोग 9 में इकोनॉमिक्स पढ़े, 10 में पढ़े, 11 में पढ़े होंगे, तो यहाँ उचित नहीं समझता हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि अर्थशास्त्र के जनक, जिनको पिता भी कहते हैं, तो जनक हो या पिता कहो, एडम स्मिथ। फिर एक प्रश्न आता है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता सबसे पहले किसने कहा था? जिद एंड रिस्ट ने कहा था। किसने कहा था? जिद एंड रिस्ट ने कहा था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता किसने कहा? रिस्ट ने। और अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ थे। अब कल की क्लास में हमारी चर्चा होगी कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है? विज्ञान है तो कौन विज्ञान है? कला है तो कैसे कला है? इनके बारे में चर्चा कल की क्लास में।